हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर की शुरुआत होती है कि साइंस का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ। तो साइंस हमारा वर्ड आया है वो है लैटिन वर्ड साइंटिका से। साइंटिका का मतलब होता है टू नो, जिसका मतलब होता है कि तुझे जानना। इल्म एक वर्ड होता है जो अरेबिक वर्ड होता है, उस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, साइंस होता है। उसके अलावा संस्कृत में विज्ञान और काफ़ी सारी भाषाओं में इसके अलग अलग मीनिंग देखने को मिलते हैं। साइंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइंस की डेफिनेशन हो जाएगी कि ए सिमेट्रिकल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन जिससे कि नेचुरल फिनोमिना को अध्ययन किया जा सके एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा डेप्थ में पॉसिबल हो सके उतनी डेप्थ में। और हम उस नॉलेज को यूज करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए फिनोमिनास को, कि घटनाओं को कंट्रोल करना, मॉडिफाई करना और प्रेडिक्ट करने के लिए। पहले तो हम साइंस को जानेंगे और साइंस को जानने के बाद हम उसका यूज करेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और फिनोमिनास को कंट्रोल करने के लिए। साइंस की एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि साइंस का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना और प्रेडिक्ट करना। जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के बाद। साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद में उस ऑब्जर्वेशन के लिए हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके बाद में हम क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली रीजनिंग, हम तर्क लगा के सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिनोमेना केवल यहीं पे एग्जिस्ट करती है या फिर और बाकी इस तरह के जितने भी अवेलेबल फिनोमेनास होती है क्या सब जगह पे लागू हो रही है या नहीं हो रही है। उसको हम बोलते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद में हम करने वाले हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि ये फिनोमेना सच में एग्जिस्ट करती है, हर मॉडल में एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए जिससे हम ये कर सकते हैं कि उस फिनोमेना को छोटे लेवल पे कैसे कर सकते हैं, और अगर लार्ज लेवल पे हम परफॉर्म करना चाहें उसी सेम फिनोमेना को तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास होना चाहिए मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद में हम करने वाले हैं प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट को सही साबित करे, दैट मीन्स वो उसको वेरीफाई कर रहा है। अगर बाद वाला एक्सपेरिमेंट पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि फॉल्सिफिकेशन, वो फिर एक नेचुरल लॉ नहीं हो सकता। तो किसी भी एक लॉ के यूनिवर्सल होने के लिए ये आवश्यक है कि वो हर कंडीशन में सबसे पहले किए गए एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करें। जब ये होने लगेगा तब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई घटना इस तरह से घटित होती है, इफ़ एन इवेंट इज हैपन लाइक दिस वे, देन इन द अपकमिंग टाइम ऑल्सो द इवेंट विल बी सक्सीडेड लाइक दैट। लास्ट प्रोसीजर हमारे पास होता है स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर, कि उसका आगे एप्लीकेशंस कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, उसके बारे में ये लास्ट वाला स्टेप है। ये सब क्या थे, ये 6 साइंटिफिक मेथड्स थे। साइंस क्या है, डायनेमिक है विच लीड्स टू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। साइंस डायनेमिक है, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर हम 10 साल पहले तक बात करें तो 2G टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद में हमारे पास 2G ने टेक्नोलॉजी आई, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो साइंस अपने आप में इवॉल्व होती हुई जाती है, डेवलप होती हुई जाती है, मोर रिफाइंड फॉर्म्स में हमारे सामने आने लगती है। मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें कि अगर साइंस मान लो डायनेमिक है तो उस कंडीशन में डायनेमिक किस तरह से, क्या ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है या फिर एकदम से अचानक से शिफ्ट हो रहा है, तो उसी के लिए हम मॉडिफिकेशंस को बोलते हैं। कि मॉडिफिकेशंस क्या हो सकता है, पहली बात तो कि विद इन द फ्रेमवर्क, कि एक पर्टिकुलरली इमेजिनरी इन द माइंड के अंदर हम ये मान सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क के अंदर कोई चीज़ वेरी कर रही है या नहीं कर रही। मान लो अचानक से चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाए तो ड्रास्टिक शिफ्ट बोलते हैं उसको, चेंज, और इसको हम पैराडाइम शिफ्ट भी बोल सकते हैं। एक अलग से टर्म आती है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो ये मॉडिफिकेशन दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
एक तो ग्रेजुअल होता है, एक में होता है ड्रास्टिक, अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना। अब जो आगे कहा गया है इस किताब में वो ये कि न्यू थ्योरीज आर असेंशियल टू प्रूव न्यू पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो फिनोमिनाज अभी हो रही है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बेसिस पर ही हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हर बार कोई एक नई थ्योरी आ सकती है, उसकी वजह से सेम फिनोमिना या ऑब्जर्वेशन का एक न्यू पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल सकता है, कि उसके बारे में एक नया नज़रिया देखने को मिल सकता है कि इस फिनोमिना में ये बात तो चलो पहले से हो रही है, लेकिन अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो इस फिनोमिना के रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं। इसीलिए न्यू थ्योरीज का आना असेंशियली अनिवार्य है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एज वेल एज द टू बी डायनेमिक बीइंग द साइंस। साइंस के डायनेमिक होने के लिए भी ये ज़रूरी है कि न्यू थ्योरीज टाइम टू टाइम आती रहे। एक तो हो सकता है कि पुरानी किसी फिनोमिना को हम नई थ्योरी से एक्सप्लेन करें, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मान लो कोई नई थ्योरी है जिससे पुरानी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर कोई पुरानी फिनोमिना है जिससे एक नई थ्योरी को ढूंढा गया है कि नई फिनोमिना को भी उससे क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल क्या होता है। पहले तो एंटी पार्टिकल की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, ये हम देते हैं कार्ल एंडरसन को देते हैं, कि कार्ल एंडरसन ने कंफर्म किया था कि पॉजिट्रॉन या एंटी पार्टिकल नाम का कोई पार्टिकल होता है। आपने इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा ही होगा, क्लास 10 तक आप पढ़ के आए हैं यहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आपने बीटा डिके वाली क्वेश्चन देखी। बीटा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और साथ के साथ एक पॉजिटिव पार्टिकल बाहर निकलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिट्रॉन बोला गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिट्रॉन और एंटी पार्टिकल को खोज का श्रेय किसे दिया जाता है या फिर उसको किसने कंफर्म किया था, तो हम उसको बोल सकते हैं कार्ल एंडरसन। अब देखिए, अब पहले हम साइंस की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर कोर फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, भौतिकी। अब ये जो टर्म फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या था, नेचर। तो फिजिक्स का भी हम ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या होगी, द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और द स्टडी ऑफ नेचर, कि हम नेचर की ही स्टडी करने वाले हैं। इसकी वजह से हमने एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है। वो क्या डेफिनेशन है, फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो नेचुरल साइंस के अंदर ही फॉल करता है, जिसमें और क्या क्या शामिल है, इसमें केमिस्ट्री भी शामिल है और बायोलॉजी भी शामिल है। तो ये कह रहा है कि नेचुरल साइंसेस को अगर हम देखा जाए तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 अलग अलग सब कैटेगरीज होती है नेचुरल साइंसेस की। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। और थर्ड वन इज बायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। अब फिजिक्स के अंदर हमारे पास मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, यूनिफिकेशन का, और दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन का। अब इन दोनों प्रिंसिपल्स का हम किस तरह से यूज करेंगे ये हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक कोई पर्टिकुलर लॉ ले लें आप, एक पर्टिकुलर नियम की सहायता से मोर देन वन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। जैसे कि न्यूटन के लॉ जैसे कि ग्रेविटेशन, इससे एक से ज़्यादा फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मून अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन होता है, अर्थ हमारे बीच में भी ग्रेविटेशन है। जब कोई हम चीज़ डालते हैं तो सीधा पृथ्वी उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, हवा में उछालो चीज़ गिर के वापस कहाँ जाती है, अर्थ के सरफेस पे जाके गिर जाती है। तो न्यूटन के नियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन के लिए ही काम करते हैं, उसके अलावा मोशन में भी हम इनको काम में ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी हम इनको काम में ले सकते हैं। तो एक लॉ को, एक नियम को हम अगर कई सारी इवेंट्स
और फिनोमिनाज या ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक तरह का क्या है, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना दोनों अपने आप में एसोसिएटेड होते हैं और एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो मोस्ट बेसिक लॉ है, प्रिंसिपल है फिजिक्स में, वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यूनिफिकेशन हमने देखा कि एक लॉ और मैनी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया गया, तो इसमें एकदम उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एक ही सिस्टम है, एक ही फिनोमिना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मोर देन वन प्रिंसिपल्स चाहिए फिजिक्स कि एक सिस्टम, एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के एक से ज़्यादा नियम या सिद्धांतों की हमें आवश्यकता पड़ रही है। जैसे कि जब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास काइनेटिक थ्योरी भी रहेगी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी रहेगी, टेम्परेचर भी रहेगी। तो इन सभी सिद्धांतों का यूज करके, इन सभी प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है हमारी बुक में वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप एंड एक्साइट, देखिए फिजिक्स का अपने आप में स्कोप अनलिमिटेड है। अब हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको दो डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो डोमेन हमारे पास वो है मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा जो डोमेन है हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जब हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तब हमने पढ़ाया था कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ की रेंज में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, एट ए लार्जर लेवल। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, एट ए स्मॉलर लेवल। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करने वाले हैं, लैब एक्सपेरिमेंट करने वाले, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के लेवल की चीज़ों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन है उसमें क्या होता है, एटम के लेवल पे या फिर न्यूक्लियर फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने वाले हैं। चलो डोमेन 1 को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन 1 में क्या क्या आता है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, व्हाट इज दिस। इसमें आती है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें क्या क्या शामिल है, मैकेनिक्स शामिल है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शामिल है, ऑप्टिक्स शामिल है और थर्मोडायनेमिक्स शामिल है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स, मोशन, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि करंट क्या है, मैग्नेट्स क्या है और उनसे होने वाले प्रभाव क्या क्या है, वो सब हम इस पर समझेंगे। फिर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है कि लाइट के रिलेटेड जितने भी फिनोमिनास हमारे पास है उन फिनोमिनास को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब ऑप्टिक्स में आता है। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम काफ़ी सारे फिनोमिनास को समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई एग्जांपल जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो, तो स्टीम इंजन जो है वो किसका एग्जांपल है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये तो हमने बात की माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। अगर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मैटर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर किन किन मैटर से बनी हुई है, कि पार्टिकल्स क्या क्या हैं उसके अंदर, कि न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं नाभिक किससे बना हुआ है, और नाभिक का इंटरेक्शन किस तरह से हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अदर एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ कैसे वो एक दूसरे के साथ। अब जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, आप सब ने ये तो बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा कि नाभिक की खोज का जो श्रेय दिया जाता है कि प्रोटॉन और नाभिक की खोज किसने की थी, तो हम उसको बोलते हैं रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट में दरअसल किया गया क्या था, तो आप ये देख सकते हैं कि एक लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक ही क्यों लिया गया, लेड ब्लॉक इसलिए लिया गया क्योंकि लेड ब्लॉक किसी भी पार्टिकल को उस सरफेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है।
जो भी पार्टिकल जाएगा लेड ब्लॉक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब हम नाभिकीय घटनाएं पढ़ेंगे आगे जाके, न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि हमें यहाँ पे लेड को यूज किया जाता है डिसलरेटर की तरह, कि जब इलेक्ट्रॉन एक ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे बनने लग जाए तो हम क्या डालते हैं, लेड की एक उसको शीट को डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। अब हमने ले लिए एक गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4, मतलब हीलियम एटम है, उसमें 2 क्या है, प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। फ्लैश लाइट की सहायता से हमने गोल्ड फॉइल को क्या कर दिया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे उसको उजाले में कर दिया। फिर हमने क्या किया, पोलोनियम सैंपल की एक शीट को, वहाँ से हमने अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही स्पीड से छोड़ने शुरू किए, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। तो हमने ये देखा कि अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो जिस स्पीड से या जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो उसी डायरेक्शन में निकल गए। तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 95% ऑफ पार्टिकल्स सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल्स अपने जो डायरेक्शन थे उससे डेविएट हो गए, और 1% पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल, वो टकरा के सीधे सेम डायरेक्शन में वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने ये माना कि जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल टकरा के एकदम वापस आ गए, उसमें कहाँ पे क्या है, एक हाई मास वाला एक न्यूक्लियस है, जिससे टकरा के चीज़ें क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो दोनों एक साथ चलते हैं, कि थ्योरी, अगर आप कोई थ्योरी प्रपोज कर रहा है तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, एक थ्योरी को प्रपोज किया। लाइट के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि लाइट एज ए पार्टिकल भी शो किया जा सकता है और एज ए वेव भी शो किया जा सकता है। जब लाइट एज ए पार्टिकल है तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कि जब ऑप्टिक्स में हम यूज करने वाले हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइट एज ए पार्टिकल। तो कुछ फिनोमेनास को हम लाइट एज ए पार्टिकल की तरह समझा जा सकता है, लेकिन कुछ फिनोमेना को पार्टिकल की तरह नहीं समझा सकता है। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, लाइट को वेव मान के चलते हैं, उसको हम वेव क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। अब लाइट को वेव किसने माना, तो ये थे हाइजन। बुक में आगे हमारे पास दिया गया है कि यूनिवर्स का जो एक्सटेंट होता है वो 10⁻26 मीटर का होता है, कि 10⁻26 मीटर। लेंथ स्केल्स डिफर्स बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁻40 और इवन मोर। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। अगर हम कहें कि मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके मास की अगर हम बात करें तो उस मास की रेंज है 10⁻55 kg। और अगर छोटी क्वांटिटीज़ में हम बात करें तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 10⁻31 kg। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मास मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो मास की रेंज जा सकती है -31 10⁻31 kg से लेकर 10⁻55 kg तक। अब साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए केवल और केवल क्वालिटेटिव थिंकिंग ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स आना भी काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्वालिटेटिव का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज़ कितना बेटर तरीके से हो सकती है, और क्वांटिटी का मतलब होता है कितने बड़े स्केल पे या कितने छोटे स्केल पे उसको किया जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। कभी कभी जो अप्रोक्सीमेशन की स्ट्रेटेजी भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब 4 लाइनों की एक थ्योरी सी दी हुई है किताब में, उसको मैंने एक चार्ट की तरह समझाने की कोशिश की है कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेसिक थ्योरी और एक लॉ प्रपोज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई एक लॉ प्रपोज किया
कि ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी से इवेंट ए को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इवेंट ए कहीं भी हो सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, वो थ्योरी वहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या दिया, एक बेसिक थ्योरी और लॉ दे दिया गया है। अब ये जो बेसिक थ्योरी है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टाइम से और स्पेस से। अब मैंने जब थ्योरी दी, कुछ टाइम के बाद में कोई और साइंटिस्ट आएगा और वो बोलेगा कि नहीं, इसमें ये जो अजम्पशंस मानी गई है ये अजम्पशंस ठीक नहीं है, तो वो उसको मॉडिफाई करेगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब मॉडिफिकेशन किया गया तो मतलब उसी थ्योरी को हम क्या कर दिए कि रिफाइंड थ्योरी बन गई। अब वो जो रिफाइंड थ्योरीज हैं, क्या हम उसको परफेक्ट थ्योरी बोल सकते हैं? नहीं, साइंस में कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। रिफाइंड थ्योरी में भी कभी आगे जाके किसी भी टाइम पे कोई साइंटिस्ट बोल सकता है कि नहीं, इसमें भी ये एक और मॉडिफिकेशंस किया जाए तो ये थ्योरी बेहतर हो सकती है। तो साइंस के किसी भी प्रिंसिपल का मेन मोटो या ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको एड कैसे किया जाए, उसका यूज कैसे किया जाए, बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसलिए रिफाइनमेंट टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल फिजिक्स एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही अजम्पशंस पे बेसिस होते हैं, ईच ऑफ विच इज़ वेरियसली कॉल्ड एज हाइपोथेसिस और एक्सियम और पोस्टुलेट। अब जिस पे ये शामिल होती है उसको हम हाइपोथेसिस, एक्सियम और पोस्टुलेट, तीन टर्म हमने यहाँ पे कही। अब इन तीनों टर्म के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं वो आपको समझने हैं। देखिए, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, ए सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू। जब मैं कह सकता हूँ कि हाइपोथेसिस परिकल्पना या सिर्फ कल्पना अगर मैं करता हूँ किसी वस्तु की या किसी भी एक पॉइंट को मैंने कल्पना कर ली, तो उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि वो वास्तविक रूप में सच है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस का सच होना आवश्यक नहीं है, मतलब मेरे को नहीं पता वो सच है या नहीं। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता, बट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेंशिएटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इसको प्रूव तो नहीं किया जा सकता लेकिन वेरीफाई किया जा सकता है। किसके थ्रू किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की तरह। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सियम। एक्सियम क्या होती है? एक्सियम का मतलब होता है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ क्या होता है कि मान लो सूरज पूर्व में उगता है, तो ये तो अपने आप में क्या हो गया कि वास्तविक है, ये तो सच है, तो ये क्या हो गया? एक्सियम हो गया। जबकि हम मॉडल की बात करते हैं, मॉडल क्या होता है? मॉडल इज ए थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। लेट्स सपोज आपने कोई फिनोमिना है फिजिक्स की जिसको ऑब्जर्व किया, अब उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम के लिए हम क्या बनाने वाले हैं? मॉडल बनाते हैं। आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी किस पे बेसिस है? टू पोस्टुलेट्स पे बेसिस है। टू पोस्टुलेट्स क्या क्या है उसमें? पहला पोस्टुलेट क्या है? कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो पहली बात तो उसने ये माना कि भाई लाइट की जो स्पीड है वो अपने आप में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एंड द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसने बोला कि जो फिजिकल लॉज है वो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उन सब में क्या होगा? एप्लीकेबल, चाहे वो वैक्यूम हो चाहे वो कहीं और। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वैक्यूम हो चाहे मीडियम, दोनों में हम लगभग हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। सेम मैथमेटिक्स में भी हमें एक्सियम और हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है हर स्टेज पर। यूक्लिड जो एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिक्स में काफ़ी नाम था इनका, तो यूक्लिड क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस नेवर मीट। ये अपने आप में क्या होती है? हाइपोथेसिस। जबकि हम कह सकते हैं कि इन्फाइनाइट पे जाके तो मिल ही सकती है। भाई किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में अगर हम एंगल निकालें
तो जहाँ पर वो क्रॉस करती हैं उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे वो लाइंस मीट कर रही। अगर कोई लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि वो लाइनें कहाँ पे मीट करती है, इनफाइनाइट पे। तो ये एक हाइपोथेसिस मान ली गई है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, मीट नहीं करती। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है चैप्टर में वो है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जब कंसेप्ट हमारे पास आया तो हमने उससे क्या किया, स्टीम इंजन का निर्माण किया, और स्टीम इंजन का यूज़ करके हमने क्या निकाला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नई चीज़ निकाली, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की वजह से हमने एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। और नई टेक्नोलॉजी के वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ा कि सोसाइटी में चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से होना स्टार्ट हो गई। जैसे कि सेल फोन टेक्नोलॉजी। सेल फोन टेक्नोलॉजी के पीछे एक फिजिक्स की थ्योरी है, उस थ्योरी से सेल फोन टेक्नोलॉजी आई, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया कितनी आसान हो गई। आप पेन पे बैठे, यहाँ पे बैठ के कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हो। आपको जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम में इस वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो। तो चीज़ें सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई बार जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी फिजिक्स को जन्म दे सकती है, और अदर टाइम पे क्या हो सकता है कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की वजह से नई टेक्नोलॉजी जनरेट की जा सकती है। जैसे कि फिजिक्स का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, अब वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन है वो ही आज के टाइम पे क्या हो गया है, सेलफोन्स, 4G 5G टेक्नोलॉजी, ये सब उसी का एग्जांपल है। सिलिकॉन चिप सिर्फ एक क्या थी, फिजिक्स की थ्योरी थी, जो आज क्या, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, जो आज के टाइम पे हम सुपर कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो एंड बेटर एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अगर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो ये सब भी क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। फिजिक्स की एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि फिजिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, कि नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और फिजिसिस्ट कोशिश करते हैं कि डिस्कवर करने की रूल्स को, उसके अलावा ऑपरेटिंग इन नेचर, कि नेचर में कैसे उनको रूल्स को ऑपरेट किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। ऑब्जर्व किया सबसे पहले फिनोमेना को, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने उस ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने की कोशिश की, लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, मॉडल बनाते हैं, क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजर्स उसके निकालने की कोशिश करते हैं। अब फिजिक्स कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स या फिर लॉज के ऊपर काम करती है, जिससे कि पूरी की पूरी फिजिक्स गवर्न की जा सकती है। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स यहाँ पे है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर मान लो कोई भी फिक्स मास वाली कोई ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसको डिटेल में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, अपने क्लास 11th के लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको। हर ऑब्जेक्ट इस फोर्स को क्या करता है, फील करता है। अब इसकी रेंज क्या होती है कि बहुत हाई होती है, कि इनके बीच का डिस्टेंस चाहे कितनी भी दूर हो, ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है किसकी, ग्रेविटेशन फोर्स की। अगला जो फंडामेंटल फोर्स हमारी लिस्ट में वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इसको कूलॉम का नियम भी बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल हम की बात करें तो ये लार्ज डिस्टेंस पे भी काम करता है, और उसके अलावा इसको किसी मीडियम की आवश्यकता भी नहीं है। सेम जैसे कि ग्रेविटेशन को भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है ग्रेविटेशन फोर्स की रिस्पेक्ट में। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है,
कि दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्टिव ही लगेगा। वाइल लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, विद्युत चुम्बकीय बल होता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो हो सकते हैं, तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। इसलिए इस फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या क्या हो सकते हैं। टेंशन, अगर मान लो स्ट्रिंग से किसी चीज़ को लटका दिया जाए तार से एक, तो तार में जो लगने वाला टेंशन है वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल। मैटर इज मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो मैटर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब कि उसमें नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो नेट चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो क्या रह जाएगी, जीरो। लेकिन चूंकि चार्ज हो ना हो, मास तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जब मास एग्जिस्ट करेगा तो मास की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तब भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन को याद कर सकते हो कि मास होने के लिए चार्ज का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी बॉडी पे चार्ज होने के लिए उसमें मास का होना आवश्यक है। थर्ड वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जिस फोर्स से वो एक दूसरे को बाइंड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है कि जितने भी हम चार हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी कितना गुना है, 100 गुना, जबकि खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स। ये सब फोर्स किसके एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। और ये सभी किसके इक्वल होते हैं। अब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सब बराबर होता है। इस फोर्स की जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है, कि बहुत कम दूरी पर ये काम करता है। जैसे लेकिन न्यूक्लियस की डायमेंशन, किसी एक न्यूक्लियस की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो डी और डायमीटर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। अगर ये फोर्स कमज़ोर पड़ जाए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को क्या नहीं कर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर बिल्ट आउट ऑफ क्वार्क्स। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को भी डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम इनको भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि ये भी किससे मिलके बने होते हैं, क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। ये बहुत कम न्यूक्लियर प्रोसेसेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उसके अलावा क्या होता है, न्यूट्रिनो अनचार्ज पार्टिकल भी यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर होती है। मतलब अगर हम बात कहें तो सबसे कम रेंज तो किसकी रहती है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी कम रेंज वाले फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी बड़ी रेंज वाले फोर्स हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में फिर हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास आएगा इस लिस्ट में, फिर
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इस तरह से ये चीज़ क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिफिकेशन का बात हम क्या करें, एक ही लॉ से दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देना। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम है वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ को भी एक्सप्लेन करता है और सेलेस्टियल बॉडीज़ को। टेरेस्ट्रियल का मतलब तो क्या होता है कि पृथ्वी पर होने वाली इवेंट्स जैसे कि मोशन को। सेलेस्टियल डोमेन्स का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में जो बॉडीज़ हैं, अंतरिक्ष जैसे कि मार्स और जुपिटर के बीच में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को भी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेविटेशन से। ओरस्टेड और फेराडे दोनों ने मिलके यूनिफिकेशन बताया किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का, कि दोनों के दोनों फोर्स क्या होता है, एक दूसरे से इंसेपरेबल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो मैग्नेटिक फोर्स भी अवेलेबल है, और अगर कहीं मान लो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सवेल ने यूनिफिकेशन किया किस किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, और इन दोनों को यूनिफिकेशन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी द लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज की अगर हम नेचर की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स टू एटम्स, कि हम यूनिवर्स से लेकर एटम्स तक की चीज़ों को साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट या कंजर्व भी हो सकती है या फिर चेंज भी हो सकती है, जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती है जिसको हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहती है, जैसे कि एनर्जी और मास। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल और अदर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। जब हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर को हम क्या मानते हैं कि इंडेस्ट्रक्टिबल है, कि मैटर को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है कि डायनेमिक होती है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये पता चले कि ये डिस्ट्रक्टिबल है, बट करंट फिजिकल लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटम क्या है, जो मैटर है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो मैटर इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें कि एटम्स क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज होते हैं कि लेफ्ट साइड से निकल के कुछ एटम राइट साइड में निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, लेफ्ट साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी राइट साइड ऑफ इक्वेशन के मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर मान लो कम पड़ रही है, उस केसेस में तो क्या हो जाएगा कि एनर्जी रिलीज हुई है, और प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो फिर उस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिवाइड कर देते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट जनरेट होती है और एंडोथर्मिक में हीट की रिक्वायर होती है इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। एनर्जी, अब अगर आइंस्टाइन की हम इक्वेशन की बात करें तो E बराबर mc², सबसे पॉपुलर। एनर्जी क्या होता है, मास इंटू c², और c यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो भी किस में जनरेट की गई थी, वैक्यूम में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू है। अब E बराबर mc², आइंस्टाइन की इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है कि ना तो मास को बनाया या तोड़ा जा सकता है, ना ही एनर्जी को बनाया या समाप्त किया जा सकता है। तो मास भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी।
एनर्जी देखो अपने आप में क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कि हम आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम चैप्टर 1 के बारे में देख लेते हैं। ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर नॉट नेसेसरली स्केलर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ स्केलर ही हो, वेक्टर भी हो सकती है। जैसे कि मास हमारे पास क्या है, स्केलर है। एनर्जी हमारे पास क्या है, स्केलर है। लेकिन कोई वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो सकती है जो क्या हो रहेगी, कंजर्व। द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम में चाहे टोटल लीनियर मोमेंटम हो चाहे टोटल एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। These laws can be derived from Newton's law of motion in mechanics, but these validity goes beyond mechanics. अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन तो किए जा सकते हैं मैकेनिक्स के लिए, लेकिन इनकी वैलिडिटी उससे कहीं आगे तक है। मतलब बाकी जगह पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's law may not be valid. ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे न्यूटन का लॉ तो वैलिड नहीं है लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड हो सकता है। जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो मोमेंट कंजर्व्ड रहता है वहाँ पे। देखिए, द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो नेचर के लॉज हैं यूनिवर्स में हर जगह पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फंडामेंटल लॉज की अगर हम बात करें फिजिक्स में तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। सिंगल एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट गोज अगेंस्ट द लॉ इज इनफ टू डिस्प्रूव इट। कोई एक लॉ सही है या गलत, उसके लिए अगर सही है लॉ तो हर सेम परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। अगर एक बार भी वेरीफाई नहीं किया इसका मतलब वो काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए कि वो लॉ सही नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर मून की हम बात करें तो अर्थ का 1/6 होता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इज गैलीलियो। तो ये एक वन शॉट वीडियो था चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स के लिए। आगे आने वाले सेशंस में हम वन शॉट वीडियोस लेके आएंगे। पहले हम क्लास 11 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्लास 12। ये क्विक रिवीजन भी आप इसको समझ सकते हो कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करना हो तो आप इसके लिए इस वीडियो का यूज कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए वीडियोस बना के ला सकें। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।